आज की डेट है 24 फरवरी 2024। स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वो स्पेस सेक्टर में एफडीआई से संबंधित है। दूसरा हमारा आर्टिकल होगा इप्सा के बारे में। तीसरा आर्टिकल होगा मिलन एक्सरसाइज से संबंधित। चौथा जो हमारा आर्टिकल होगा वो ग्रीन एनाकोंडा से संबंधित होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है स्काई वॉकर से संबंधित है। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो ये जो इप्सा का आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मिलर एक्सरसाइज का है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इप्सा तो आपके मेंस में भी काम आ जाएगा। बाकी इतने खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला स्पेस सेक्टर में एफडीआई के बारे में बात कर लेते हैं। अभी क्या हुआ है, ये द हिंदू का आर्टिकल है, अभी न्यूज़ में भी आया है। तो टॉप न्यूज़ है, टॉप न्यूज़ ये कि अभी यूनियन कैबिनेट द्वारा स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई को अप्रूव कर दिया गया है। इससे पहले क्या था, स्पेस सेक्टर में ना फॉरेनर कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी। तो अब ये अप्रूवल दे दिया कि स्पेस सेक्टर में 100% है वो एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि अब फॉरेन कंपनी है वो भी भारत में इन्वेस्ट कर सकती है स्पेस सेक्टर में। तो प्राइवेट जो कंपनी है उनके लिए मार्ग खुल जाएंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि भारत में स्पेस सेक्टर में और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, इनोवेशंस देखने को मिल जाएंगी। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जो 100% एफडीआई है ना, ये ऑटोमेटिक रूट से नहीं है। एक सेक्टर होता है स्पेस में, दो सेक्टर होते हैं। एक तो सैटेलाइट लॉन्च करने होते हैं और एक लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं। लॉन्चिंग व्हीकल जो लॉन्च करते हैं और सैटेलाइट जो आकाश में जाते हैं। तो ये जो सैटेलाइट है ना, इसमें 74% सैटेलाइट सेक्टर में 74% जो है वो ऑटोमेटिक रूट से हैं, यानी कि उसमें आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ये जो लॉन्चिंग व्हीकल का सेक्टर है इसमें 49% तक, मतलब 49% तक आप है वो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। बट 49% से अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। और जो हम बात कर रहे थे पहले सैटेलाइट के सेक्टर में, वहाँ पर आप 74% तक गवर्नमेंट को नहीं पूछना है, वहाँ ऑटोमेटिक रूट से आप 74% तक इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना तो आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई, बेनिफिट वो पता ही चलेगी हमें, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की ओर। हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो है इप्सा के बारे में, IBSA। अभी न्यूज़ में क्यों आया है, न्यूज़ में इसलिए आया कि भारत ने अभी पॉवर्टी और हंगर के लिए पॉवर्टी हंगर एलिवेशन फंड में $1 मिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। और ये फंड किसका है, ये इप्सा द्वारा फंड बनाया गया था। न्यूज़ आपको समझ में आएगी, भारत ने अभी $1 मिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ किया है, ये पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन फंड है, ये फंड है इप्सा द्वारा बनाया गया। इसमें 1 मिलियन फंड का भारत ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, इसलिए ये न्यूज़ में। अब इप्सा के बारे में देख लेते हैं। इप्सा में पहले तो कौन कौन से देश है। इप्सा आई का मतलब होता है इंडिया, बी का ब्राज़ील और एस का होता है साउथ अफ्रीका। 3 देशों ने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ने तीनों ने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, कब इस्टेब्लिश किया गया था इसे 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था। 2003 में ब्राज़ीलियन डेक्लेरेशन हुई थी। तो ब्राज़ीलिया डेक्लेरेशन हुई थी, उस दौरान इसकी स्थापना हुई थी। ये डेक्लेरेशन कहाँ हुई थी, ये हुई थी ब्राज़ील में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अब इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, पहले तो साउथ साउथ कॉपरेशन को बढ़ावा देना। और साउथ साउथ कॉपरेशन क्या है, ये तो काफ़ी बार आपने न्यूज़ में नाम देखा होगा कि बार बार ये वर्ड आता साउथ साउथ कॉपरेशन, यानी कि साउथ के जो भी देश हैं ना वो आपस में मिलेंगे और अपना सहयोग बढ़ाएंगे, कॉपरेशन बढ़ाएंगे। साउथ में तो ये डिनोट करता है जो डेवलपिंग कंट्री है, जो लीस्ट डेवलप कंट्री, उनको डिनोट करता है। और नॉर्थ वाले कौन से है, जो अमेरिका है, जो वेस्टर्न कंट्री है ना, वो काफ़ी डेवलप कंट्री है। तो साउथ साउथ में पूरे जो डेवलपिंग कंट्री उनकी बात की जाती है। तो ये साउथ साउथ कॉपरेशन को बढ़ाएगा। साथ ही साथ न्यू इंटरनेशनल आर्किटेक्चर तैयार करेगा, इंटरनेशनल में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने का काम करेगा। ग्लोबल जो भी इश्यूज है ना उसकी आवाज़ उठाने का ये जो है ना ग्रुप है, ये मिलकर ग्लोबल लेवल पर जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसकी आवाज़ उठाने का काम करेगा। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ओपन स्ट्रक्चर है, कहीं भी इसकी बैठक हो सकती है, कोई हेडक्वार्टर की इसकी ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान की बात करें तो ये हर साल मिलते हैं और $1 मिलियन फंड है वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि पॉवर्टी या हंगर है और भी जो इश्यू चल रहे हैं उनमें फ़ायदा किया जा सकता है, उनमें सुधार किया जा सकता है। अब इनके द्वारा एक एक्सरसाइज भी की जाती है जिसका नाम है इप्सा MAR। इप्सा MAR एक एक्सरसाइज है जो कि जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये नेवी की एक्सरसाइज जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, IBS मतलब इप्सा MAR। इस एक्सरसाइज को याद रखना कि IBS मतलब इप्सा MAR एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, तो इप्सा कंट्री के बीच में होती है और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इसको याद रखना। ठीक है, अभी इप्सा फंड के बारे में देख लेते हैं। इप्सा फंड है ना, इसे 2004 में स्थापित किया गया था और 2006 से ये लागू, 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था, 2006 से ये लागू हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था। इसको ना बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं बिकॉज कि इस फंड के द्वारा बहुत अच्छा अच्छा काम किया गया, तो इसे बहुत ज़्यादा अवार्ड भी मिले हैं।
इसमें फेलोशिप प्रोग्राम, ये जो इब्सा है ना, इनके द्वारा फेलोशिप प्रोग्राम चलाया जाता है। इस प्रोग्राम में क्या होता है कि भारत के स्टूडेंट है वो अफ्रीका में जाके पढ़ सकते हैं, ब्राज़ील में जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आ सकते हैं। तो ये फेलोशिप प्रोग्राम भी इनके द्वारा चलाया जा सकता है। साउथ साउथ कॉपरेशन की बात देख लिए, और टेररिज्म से संबंधित मुद्दा है उसके कम करने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए भी ये देश मिलकर आपस में काम कर सकते हैं। यूएन में रिफॉर्म के लिए भी काम कर सकते हैं। भारत यूएन में परमानेंट सीट की बात करता है, उसमें भी ये देश काम आ सकते हैं। तो ये पूरा इस आर्टिकल था इफ्सा से संबंधित। चलेंगे हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मिलन 24। ये एक मल्टी लेवल एक्सरसाइज है, इसके बारे में देख लेते हैं। न्यूज़ में क्यों है? मिलन 24 का अभी 12वां एडिशन है, वो विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल नेवल कमांड की निगरानी में आयोजित होने वाला है, इसलिए न्यूज़ में। आपको समझ में आ गई न्यूज़ क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि जो मिलन एक एक्सरसाइज है, उसका 12वां एडिशन है, वो विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाला है। किसकी निगरानी में आयोजित होगा? ये इंटरनेशनल नेवल कमांड की निगरानी में आयोजित होने वाला है। ये मुद्दा था, आपको मुद्दा समझ में आ गया। अब मिलन 24 के बारे में बात करते हैं। मिलन 24 एक मल्टीलेटरल, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें देश शामिल होते हैं, तो मल्टीलेटरल और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ये एक नेवी की एक्सरसाइज है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, स्टार्ट हुई थी ये 1995 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में कुछ ही देश शामिल होते, जैसे कि भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये कुछ ही देश शामिल हुए। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और इसमें और देश भी शामिल हुआ था। स्टार्ट में ये शामिल किया था ना, स्टार्ट में जो भी ये स्टार्ट किया गया था, इसका मेन मोटो था कि ये लुक ईस्ट पॉलिसी एंड लुक ईस्ट पॉलिसी। हमारी तब पॉलिसी चलती थी लुक ईस्ट, मतलब ईस्ट की ओर देखो। तब हमारा ईस्ट की ओर ज़्यादा फोकस नहीं था, जो आज आसियान वगैरह है, उस टाइम हमारा उधर फोकस बहुत कम था। तो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी चलती थी। समय के साथ साथ ये ग्रो करता गया, हमारी पॉलिसी भी चेंज हो गई। हमने लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आई। हमने आसियान के साथ हमारा जो रिलेशन था उसे इम्प्रूव किया, और इसी के नज़रिए से इसमें और भी देश ऐड होते गए। अभी की बात करें तो इसमें 50+ देश शामिल है, और जो क्वाड के मेंबर है ना, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो भी इसमें शामिल है। तो इसमें 50+ मेंबर इसमें शामिल हो चुके हैं। इस बार जो आयोजित हुई उसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। ठीक है, कोहेजन और कोलाबोरेशन इसकी थीम थी। ये 2 फेस में आयोजित हुए थे। एक है हार्बर फेस, ठीक है, दूसरा है सी फेस या समंदर फेस। 2 फेस में आयोजित हुए थे। इंडिया ने है ना अपने एक नेवल है, अभी इंडिया ने अपनी एक शिप है उसको प्रदर्शित भी किया था, जिसे डीप समर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल है, DSRU, इसका प्रदर्शन भी किया था। ये जो DSRV है ना, ये रेस्क्यू करने में काम किया। अभी एक शिप है उसका प्रदर्शन किया था इन्होंने। ये जो शिप है ना, ये रेस्क्यू करने में, डीप सी में अगर कोई फंस जाता है उसे रेस्क्यू करने में ये काम आएगा, और एक्टिस्ट पुलिस को ये प्रमोट करती। तो ये हमारा मिलन 24 के बारे में हो गया। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो एनाकोंडा के बारे में। न्यूज़ में क्यों आया? न्यूज़ में इसलिए है कि ग्रीन एनाकोंडा की 2 नई स्पीसीज अभी डिस्कवर की गई है, इसलिए न्यूज़ में। ईजी सी सिंपल सी न्यूज़ है, आपको समझ में आ गई होगी। तो हम एनाकोंडा के बारे में बात करते हैं। 2 टाइप के एनाकोंडा है, एक सदर्न ग्रीन एनाकोंडा, एक है नदर्न ग्रीन एनाकोंडा। सदर्न ग्रीन एनाकोंडा की बात करें, इसे यूनेक्ट मोरिस भी कहा जाता है। नाम क्या है इसका? यूनेक्ट मोरिस। ये नाम आपको याद नहीं रखना है, ये रहेगा भी नहीं और पूछेगा भी। यूपीएससी ज़्यादातर नहीं पूछते ऐसे नाम, ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये? पेरू, बोलिविया और साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है। मोस्ट ऑफ वो कंट्री, पेरू, बोलिविया, चिली वगैरह, वहाँ पर पाया जाता है। और ये सदर्न एनाकोंडा कहा जाता है इसको, और ये पहले से ज्ञात था, मतलब इसके बारे में पहले से जानकारी थी। अब एक नदर्न ग्रीन एनाकोंडा के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो ये दोनों सिमिलर है, ज़्यादा इनमें अंतर होता नहीं है, बट थोड़े बहुत डिफरेंट है, नया देखा गया, इसलिए बारे देख लेते हैं इस पर। ये कहाँ पाया जाता है? ये इक्वाडोर, वेनेजुएला, ये भी साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है, वहाँ पर इसकी खोज की गई। अभी ये नया खोजा गया है। एक बार ग्रीन एनाकोंडा के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रीन एनाकोंडा है ना, इसे जॉइंट एनाकोंडा भी कहा जाता है। इसकी साइज़ की बात करें तो बहुत ही लंबा होता है, ये 4 से 5 फीट लंबा होता है, ठीक है। इंसान को खा भी सकता है, पूरा इसमें निगल भी सकता है। IUCN की ये जो एनाकोंडा है, IUCN की लिस्ट कैटेगरी में आता है, लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है, मतलब खतरे से बाहर है ये, ज़्यादा दिक्कत है नहीं है, ठीक है। इसमें जहर नहीं होता, एक चीज़ याद रखना, इसमें जहर नहीं होता है। जहर नहीं, ये कैसी बात सुन रहे हो? जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, इसमें जहर नहीं होता है। ये है ना, अपना जो शिकार होता है उसको निगल लेता है, तो निगल के मार देता है, बट उसमें जहर नहीं होता है। आप सब सही सुन रहे हो, ठीक है। शिकार को निगल लेता है बट जहर नहीं होता है। और कहाँ रहता है? रिवर के आसपास रहता है। अभी इनको संकट में भी है, बिकॉज कि ये रिवर वगैरह है ना वो पॉल्यूट हो रही है, तो इसके लिए संकट में भी है। ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है, अगर ये संकट में है तो वहाँ पर, अगर रिवर पॉल्यूट हो रही है तो वहाँ पर ये नहीं पाया जाएगा, तो ये एक इंडिकेटर स्पीसीज भी है। ये हमारा पूरा आर्टिकल था एनाकोंडा के बारे में। चलेंगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो स्काई वॉकर गिबॉन्स के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? रेयर एप स्पीसीज है स्काई वॉकर गिबॉन, ये रेयर एप स्पीसीज है। ये भी
म्यांमार में पाई गई है। वैसे ये म्यांमार में मिलती नहीं है और कहीं नहीं दिखाई देती है, चाइना में पाई जाती है, बट अभी ये म्यांमार में भी दिखाई दी है, इसलिए न्यूज़ में है। स्काई वॉकर गिबॉन्स के बारे में बात करें, ये जो इनका नाम है ना स्काई वॉकर, ये नाम लिया गया है स्टार वॉर एक मूवी आई थी उसके नाम पर इसका नाम स्टार वॉर या स्काई वॉकर नाम रखा गया इसका, ठीक है, उसके हीरो के नाम पर। इसकी जो प्रजाति की बात करें तो बहुत ही कम प्रजाति, इसके रेयर स्पीसीज है, बहुत कम दिखाई देते हैं। अभी बात करें तो 150 से कम इनकी प्रजातियाँ बची है, बहुत कम बची है इनकी प्रजातियाँ, ठीक है। तो 150 से कम इनकी प्रजातियाँ बची, ज़्यादा दिन इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है नहीं क्योंकि संख्या कम है, तो इन्फॉर्मेशन वैसे ही नहीं मिलेगी इनके बारे में। फीचर की बात करें तो दाढ़ी होती है इनकी, ये ब्राउन और ब्लैक कलर की होती है। आईब्रो थोड़े मोटे होते हैं, पेड़ों पर लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं वहाँ पर उसके ऊपर सोए रहते हैं। ये आवास के खतरे के कारण ये संकट में आ गए हैं। IUCN की कैटेगरी की बात करें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चीन और म्यांमार में पाए जाते हैं। तो ये पूरे हमारा आर्टिकल स्काई वॉकर के बारे में, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बस स्काई वॉकर का यही क्या है, ये एक स्पीसीज है, चाइना म्यांमार वगैरह में पाई जाती है। IUCN की कैटेगरी लिस्ट कंसर्न है, IUCN इंडेंजर कैटेगरी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है बस आपको इतना पता रखा, वैसे तो बहुत बड़ा दे रखा होगा आपको न्यूज़पेपर वगैरह में, पर ज़्यादातर अगर क्वेश्चन पूछते नहीं है UPSC अवार्ड वगैरह, लास्ट 1-2 ईयर में पूछ लिया था, थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि ससुर थरूर जी है ना, उनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था। इसका नाम भी थोड़ा टफ है। ये जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, ये पहले भी कई लोगों को दिया जा चुका, भारतीयों को भी, तो ये ओनली फ्रांस को नहीं दिया जाता है। फ्रांस के जो लोग हैं उनको नहीं दिया जा सकता, फ्रांस के बाहर के लोगों को भी दिया जा सकता है। जिसने अच्छा काम किया उनको दिया जा सकता है, जिन्होंने पब्लिक के लिए अच्छा काम किया हो, लोगों के लिए अच्छा काम किया हो। ये जो शशि थरूर जी है ना, ये पहले UN में भी रह चुके, तो फ्रांस में भी इन्होंने अच्छा काम किया होगा, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। और फ्रेंच को भी और विदेशी दोनों को दिया जाता है, ठीक है। तो ये शशि थरूर जी को अवार्ड दिया, उसके बारे में था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। अब ट्रू एंड फॉल्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लो। तो हमारा पहला था, ये कल आपको होमवर्क में करके आना। और रेड सी वाला है ना हमारा, कि रेड सी है वो, उसमें अभी मिशन लॉन्च किया गया था उसे सेव करने के लिए। ये नाटो का मिशन है? नहीं, ये नाटो का नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन का मिशन था, तो पहला फॉल्स है। दूसरा स्पोर विंग के बारे में, ये वनरेबल है? नहीं, ये लिस्ट कंसर्न है, तो दूसरा भी फॉल है। तीसरा अम्मा पेरियार लेक के बारे में, ओडिशा में? नहीं, ये तेलंगाना में, तो तीनों फॉल्स है। फिर रोलेट एक्ट का एक क्वेश्चन है, उसमें पहली स्टेटमेंट ये करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरी गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा B। और फिर था ये फिशिंग ग्राउंड कौन से अच्छे होते हैं, जहाँ वार्म एंड करंट मिलती है ना, वार्म एंड कोल्ड करंट, वो फिशिंग ग्राउंड अच्छे हो जाते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा C। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। होमवर्क कर देख के आना। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको